नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी हत्यारी भी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी वसूलीखोर भी बन गई है और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की ईडी चुनावी राजनीति को हजम करने वाली भी बन गई है और प्रधानमंत्री की ईडी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक डर का कारण भी बन गई है। जी हां, आज यही कुछ हो रहा है और जब यह हो रहा है तब उससे लड़ने, उससे बचाने के लिए सिर्फ एक परिवार निकलता है। एक परिवार निकलता है, वह परिवार है गांधी नेहरू का परिवार। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। यह वही है जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। वही श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो शहीद होने के एक दिन पहले उन्होंने उड़ीसा में दिए अपने भाषण में कहा था कि मेरे खून का कतरा कतरा भारत को जीवित करेगा, उसकी रक्षा करेगा। जी हां, आज यही देखने को मिल रहा है। आज देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने सांसद बनने के बाद पहली बार लोकसभा में जब अपना भाषण दिया तो यह संदेश दे दिया कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी की पोती भी हैं, राजीव गांधी की बेटी भी हैं और राहुल गांधी की बहन भी हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह उस सोच को भी रखती हैं और वो मोहब्बत की दुकान भी खोलती हैं। वो न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगी और लड़ेंगी, बगैर डरे लड़ेंगी। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। प्रियंका गांधी ने खुद ईडी की तमाम कार्रवाइयां फेस की हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे झूठे मामलों में उन पर, उनके पति पर, उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। बावजूद वो बगैर डरे वो कहती हैं इस देश का प्रधानमंत्री कायर है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। जी हां, क्यों कहती हैं, इसी पर बात कर
प्रियंका गांधी ने संसद में आज अपने पहले भाषण में कह दिया कि मैं यह देख रही हूं इस देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसे ही डर का माहौल अंग्रेजों ने बनाया था, उससे ज्यादा आज बनाया जा रहा है। और इस तरफ यानी कांग्रेस की तरफ बैठे हुए गांधी नेहरू के विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ बैठे लोग अंग्रेजों से साठ गांठ करके उनकी सेवा में लगे थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, यह देश अपनेपन का देश है और यह देश जिसमें आपने शक के बीज बोए हैं, जिसमें घृणा नफरत के बीज बोए हैं। और इस तरीके से जब प्रधानमंत्री अपने माथे पर संविधान लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाहे संबल हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मणिपुर हो, कहीं पर भी जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर सिकन भी नहीं आती। जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। यानी वास्तव में वो जिस मोहब्बत की दुकान से चिढ़ते हैं, वो मोहब्बत की दुकान इस देश के लोगों में रग रग में बहती है। वो खड़े हो जाते हैं और जब खड़े हो जाते हैं तो मोदी भाग खड़े होते हैं। जी हां, प्रियंका गांधी ने वही बताया। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है।
एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। आज एक बड़ी बीभत्स सी घटना होती है उस सीहोर में, मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहां एक मनोज परमार नाम का व्यापारी था। वो अपनी पत्नी नेहा परमार के साथ फांसी का फंदा लगा के जीवन दे देता है। मध्य प्रदेश में आज जो घटना हुई वो आपका दिल दहला देगी। राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने वाले बच्चों को सरकारी तंत्र ने अनाथ कर दिया। आपको याद होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 2 बच्चों ने अपनी बचत के पैसे से भरा गुल्लक उन्हें भेंट किया था। उनके इस प्यार भरे भाव ने पूरे देश के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी। लेकिन उन मासूमों को क्या पता था कि राहुल गांधी के लिए उनका यह प्यार नरेंद्र मोदी की आंखों में ऐसा खटकेगा जो उन्हें अनाथ कर देगा। इसके बाद से ही बच्चों के पिता मनोज परमार को प्रशासन द्वारा टारगेट किया जाने लगा। मनोज ने बयान भी दिया था कि उन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे कांग्रेस के समर्थक हैं। हद तो तब हो गई जब मनोज परमार के यहाँ ईडी ने अकारण छापा मारा और उन्हें प्रताड़ित किया। इस पूरे घटनाक्रम से मनोज बेहद आहत थे, परेशान थे और तनाव में चल रहे थे। अंत में तंग आकर मनोज और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी का हत्यारा तंत्र सिर्फ इसीलिए मनोज परमार की जान का दुश्मन बन गया क्योंकि उसके बच्चों ने राहुल गांधी के लिए प्यार जताने की जुर्रत की थी। क्या इस प्रकरण की जांच होगी या फिर यह देश हत्यारी संस्थाओं का स्वर्ग बन गया है? क्यों दे देता है? आपको याद होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसके बच्चे ने, बेटे और बेटी ने किस तरीके से छोटी सी गुल्लक राहुल गांधी को भेंट करी थी, अपनी सदैव की जोड़ी हुई पूंजी, और कहा था यह आपके इस महान कार्य में हमारा एक छोटा सा योगदान है। बड़ी चर्चा का विषय रहा था। बस फिर क्या था, नरेंद्र मोदी को चिढ़न हो गई क्योंकि उसने बड़ा संदेश दिया था और नरेंद्र मोदी की ईडी उसके यहां छापे मारने लगी, फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए और इतना परेशान किया कि उन दोनों ने अपने जीवन को खत्म कर लिया। यह दुखद स्थितियां आज पैदा होने लगी हैं। उसने अपना एक लंबा
जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें लिखा है कि कैसे उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा था, कैसे परेशान किया जा रहा था, जिससे मजबूर होकर के वो आत्महत्या कर रहा है। तब प्रियंका गांधी संसद में कहती हैं, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है, यह सरकार महंगाई और बेरोजगारी में जूझ रही भारत की जनता को राहत नहीं दे रही है, और यह कृषि कानूनों के जरिए अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। ये किसानों को एमएसपी तो देती ही नहीं है, डीएपी भी नहीं मिल रही है। चाहे वायनाड की बात कर लीजिए या चाहे जालौन ललितपुर की बात कर लीजिए, हर जगह यह हालत है। आप याद करिए, आज बीपीएससी जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वहां बीपीएससी की परीक्षा में जिस तरह धांधली हुई, उस धांधली के खिलाफ वहां के युवा खड़े हुए संघर्ष के लिए और लड़ रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। तब उसी बीपीएससी परीक्षा से पास वहां के कलेक्टर ने, जो वहां के सरकार का बड़ा चहेता है, उसने जाके युवाओं को थप्पड़ मारे। न्याय मांगने पे थप्पड़ मिल रहे हैं, यह स्थिति हो गई है आज। वो क्या गलत कह रहे हैं? जो धांधली हुई है उसमें न्याय कीजिए, आप थप्पड़ देंगे, यह दशा है। तभी प्रियंका गांधी कहती हैं कि कैसे युवाओं के भविष्य से यह सरकार खेल रही है और किस तरह के हालात बना रही है, यह बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। वो जिक्र करती हैं संभल की घटना का, कि संभल में किस तरह से वह दर्जी अपने बच्चों को छोड़ के आता है पढ़ने के लिए और अपनी दुकान पे जा रहा होता है, उसे मार डाला जाता है। वो बच्चे छोटे छोटे अपने बेटे से उसकी तुलना करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से, तो वो बच्चे आज भी हिम्मत कर रहे हैं कि मेरे पापा डॉक्टर बनाना चाहते तो बनाना चाहते थे, हम बनेंगे, लड़ेंगे, किसी तरह करेंगे। तो यह है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो मदद करेंगे जिससे वो आगे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। आज हालत क्या है? इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, जिनको संविधान के द्वारा मजबूत बनाया गया था, उन्हें पंगु किया जा रहा है। भारत का राष्ट्रपति अपनी जाति बता रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति अपनी जाति बता रहा है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहा है। क्यों? कि हम इस उसमें कि मैं तो दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं गरीब जाट हूं, मैं तो नीच जाति का हूं। इस तरह से यदि नरेंद्र मोदी बात करेगा तो आप सोचिए, ये देश के सबसे प्रिविलेज्ड पद हैं, इन पदों पे बैठा व्यक्ति कोई किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वह देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। ऐसी स्थिति में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जब इस पर बोलते हैं और बताते हैं कि मैं तो उस दलित परिवार से हूं, उस परिवार से आता हूं, किसान भी हूं, दलित भी हूं, जिसके परिवार को पूरे को जला के मार डाला गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं। श्री प्रमोद तिवारी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ
दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है जो अडानी की दे रही है। आज अडानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता पक्ष उसकी रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सत्ता पक्ष ने भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि यहाँ बैठकर सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की The chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The house is standing. आप सोचिए, यह हालत होती है, संविधान किससे चलेगा? वही प्रियंका गांधी कहती है यह भारत का संविधान है, यह संघ का विधान नहीं है, यह भारत का संविधान है और इस भारत के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और इसको हम बचाएंगे। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे भ्रष्ट लोग धुल करके साफ हो जाते हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने मिलकर के सबने यह संविधान बनाया था जिससे कि वो आपकी ताकत बने, जिसने आपको यह ताकत दी है, जिसके बूते आज आप खड़े हैं। तो प्रियंका गांधी बताती हैं कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HAL, भेल, सेल, गेल, ONGC और ये सब बनाया और आज आप उनसे चिढ़ते हैं। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, सेल, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी।
लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? तो जो है संविधान हमें सब कुछ देता है, उसे खत्म करने का ये काम करते हैं। उन्होंने आगरा के अरुण वाल्मीकि का जिक्र करके कहा कि किस तरीके से उसके साथ में इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की डबल इंजन की सरकार ने अन्याय किया, उसे मार डाला। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। उन्नाव की उस रेप पीड़िता लड़की के घर जिसको जलाकर मार डाला गया था, तब उसके पिता ने कैसे बताया कि वो किस तरह से लड़ाई लड़ी। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई। उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी,
मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब ज़िले में गई तो उसको मना किया गया, अगले ज़िले में जाना पड़ा उसे। वो रोज़ सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। इस तरह से प्रियंका गांधी ने एक एक चीज की कलाई खोल दी। उन्होंने बताया कि कैसे एक समय में राजा वेश बदल के जाता था और जनता से यह जानने की कोशिश करता था कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी बुराइयां हैं, और फिर उनमें सुधार करता था। लेकिन आज का राजा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो वेश बदलता है, दिन में कई कई बार बदलता है, लेकिन उसे किसी वो सुनने की आदत नहीं है, तो वो सबको मार देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। तो यह हालात कर दिए। लेकिन इन सब से बचाएगा कौन? इन सब से बचाएगा संविधान, क्योंकि यही संविधान था जिसने नरेंद्र मोदी को हारते हारते तो बचा लिया, लेकिन उन्हें यह संदेश दिया, सबक दिया, यदि इससे भी वो नहीं सीखे तो अब उन्हें सीखना होगा। प्रियंका गांधी ने यह संदेश दे दिया कि वो मोहब्बत की दुकान से चलेंगी, वो चलेंगी न्याय के उस पर, और न्याय दिलाने के लिए संविधान को कवच बनाया जाएगा, संविधान को ताकत बनाया जाएगा। तो प्रियंका गांधी का यह संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए डरावना हो गया है। वो डर रहे हैं, घबराए हुए। तो उनके डर से अब जनता खुश है। It was a very good speech. Yeah. Wonderful speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that. जय